हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं। ये इनकम टैक्स के आपको सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक जगह इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आपको ऑफलाइन कोचिंग में भी, या यूं कह लीजिए जो क्लासरूम पढ़ाई होती है उसमें भी आपको 1 बाय 1 सारे रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनकम टैक्स के स्पेशली तो नहीं कराए जाते। ठीक है, हम आपके लिए इनकम टैक्स की ये स्पेशल क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप हमसे जुड़िए, हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें। और अगर वो स्पेशली बीकॉम के छात्र हैं तो उनके लिए सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ अवेलेबल है। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करना होगा जो कि न्यूनतम निर्धारित होगा और आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ होगा, डाउट सेशन और अंत में एग्ज़ाम पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आपकी पढ़ाई आपकी शर्तों पर होती है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा ये टॉपिक। इनकम फ्रॉम सैलरी ये वो टॉपिक है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो वो ये कहेगा कि हाँ भाई, ये हर वर्ष कम से कम 40 नंबर में एग्ज़ाम में आएगा, तो ये श्योर है कि 40 नंबर तो न्यूनतम इससे आपको मिलने ही मिलने हैं। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम सैलरी में जितने नियमों का एक संगम था वो सब मैं एक तरफ से आपको पढ़ा चुका हूँ। जब आप सारे नियम क्लियर कर चुके हैं 1 बाय 1, ध्यान देना, जब आप सारे नियम 1 बाय 1 क्लियर कर चुके हैं तो अब उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बारी। तो चलिए, आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये क्वेश्चन मैं एक तरफ से बता रहा हूँ, चूँकि ऐसे आसार बनते हैं कि एग्ज़ाम में इलस्ट्रेशन आ सकता है। हमने जितने रूल पढ़ाए हैं उतने से आप सारे क्वेश्चन हिट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि मैं वो उस एग्ज़ाम प्रेडिक्शन पे हूँ कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ना कराकर इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ। चूँकि हमने इलस्ट्रेशन रूल बताते समय काफ़ी कराए भी हैं, तो इसलिए उसी चेन को हम आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने के पहले 2 महत्वपूर्ण बातें। पहला, हमने रूल पढ़ाया, सारे रूल एक तरफ से पढ़ा दिए हैं। जितने रूल किताबों में मेंशन हैं वो हमने आपको एक तरफ से बता दिया है। लेकिन आप जानते हैं इनकम टैक्स हर वर्ष बदलता है। हर वर्ष इनकम टैक्स बदलता है। इस असेसमेंट ईयर में, अभी आप 2020-21 असेसमेंट ईयर में हो, प्रीवियस ईयर 2019-20 है, तो इस असेसमेंट ईयर में 2 प्रमुख बातें मिल रही हैं। हालांकि 2 स्लैब सिस्टम है। कितने स्लैब हैं? 2 तरीके का स्लैब इंसान चुन सकता है, चाहे तो वो ओल्ड स्लैब की ही बात कर ले, चाहे तो वो न्यू स्लैब ले सकता है। लेकिन 2 प्रमुख चीज़ें हैं। कौन कौन सी? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 1600 रुपये प्रतिमाह सामान्य कर्मचारियों के लिए तक कर मुक्त होता था। अंधे एवं अपंग कर्मचारियों के लिए 3200 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त होता था।
जो कि अब नहीं होगा। यहाँ पे नियमों में भी आपको लिखना होगा था, लेकिन 2019-20 गत वर्ष से निष्प्रभावी हो गया है। मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 में हम नहीं करने जा रहे हैं। दूसरा हमने शिक्षा सुविधा पढ़ी थी, तो शिक्षा सुविधा अगर मेडिकल फैसिलिटीज प्राइवेट हॉस्पिटल में दिए जाए, अभी लिखने में नियम पुराने ही लिखे जाएंगे, चूंकि दो स्लैब है ना, इसलिए चूंकि पुराने नियमों की बात की जाती है प्लस नए नियमों की बात की जाती है, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के पहले इन नियमों को कुरेद देना चाहते हैं। तो जब मेडिकल फैसिलिटीज की बात आएगी, तो मेडिकल फैसिलिटीज में पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर चिकित्सा कराया जाए तो 15,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता था, उसके बाद टैक्सेबल। 2019-20 प्रीवियस ईयर से अब ये भी खत्म हो गया है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो पूरा टैक्सेबल, ठीक है। और स्पेशली ये 2 नियम थे, किसके लिए? टैक्सेबल के लिए। अब एक डिडक्शन पे है। आपने कल की ही क्लास में पढ़ा मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखी अभी भी 40,000 ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए तक छूट मिलती है, लेकिन अब 2019-20 के लिए अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 की बात की जाए तो ये 50,000 रुपए तक कर दी गई है, ठीक है। कितने रुपए तक कर दी गई है? 50,000 रुपए तक कर दी गई है। तो हम जितने क्वेश्चन लगाएंगे इन नए नियमों के बेस पर लगाएंगे। कंफर्म? मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम एग्जाम नहीं रखेंगे, अंधे एवं अपंग के लिए और सामान्य के लिए भी, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में दी जाए तो हम पूरा टैक्सेबल रखेंगे, और स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 50,000 रुपए तक छूट देंगे। नियम लिखा भी 40,000 जाएगा, लेकिन बस आगे एक शॉर्ट नोट लगा देंगे कि प्रीवियस ईयर 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 50,000 कर दिया जाएगा। कंफर्म? तो चलिए दोस्तों, हम आज की सबसे बेहतरीन क्लास शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, इलस्ट्रेशन 17। श्री RS तिवारी एक सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वर्ष 2019-20 से उन्हें 60,000 रुपये मासिक वेतन, मंथली सैलरी 60,000, 4,000 रुपये मासिक महंगाई भत्ता, 500 रुपये मासिक मोटर कार भत्ता तथा 1,000 रुपये मासिक किराए के मूल्य का किराए से मुक्त रहने का मकान भी मिला हुआ है। आगे उसे 1 जनवरी 2015 से जब उसकी पदोन्नति हुई 400 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता भी मिलने लगा, और उसने इस राशि में से कर्तव्य पालन के लिए कोई भी व्यय नहीं किया। धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए। धारा 16 की उपधारा 2 में केवल मनोरंजन भत्ता आता है। तो क्वेश्चन में बहुत सी सूचना दी गई है, लेकिन निकालना है सिर्फ मनोरंजन भत्ता। तो हम सबसे पहले शीर्षक बनाएंगे। क्या? सबसे पहले हम शीर्षक बनाएंगे, ठीक है। कंपुटेशन ऑफ हमें जो निकालना है हम उसको लिखेंगे, कंपुटेशन ऑफ exempt entertainment allowance, exempt entertainment allowance, computation of exempt entertainment allowance for the assessment year 2020-2021। कहीं कोई दिक्कत? अब जब भी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस निकालना हो, हमने रूल पढ़ाया है। एंटरटेनमेंट अलाउंस जब भी एम्प्लॉय, यहाँ देखिए उसको वेतन मिला, महंगाई भत्ता मिला, मोटर कार का भत्ता मिला, एचआरए मिला, कोई मतलब नहीं यार, हमें रूल चाहिए। तो एंटरटेनमेंट के लिए नियम है कि सबसे पहले ध्यान देना पूरी बात, जब कभी मालिक अपने कर्मचारी को दूसरी संस्था के कर्मचारियों के साथ मीटिंग आदि के लिए जब आप जाते हैं,
तो दूसरी संस्था के कर्मचारियों के साथ मीटिंग आदि के लिए जाएंगे तो वहां उनके आव भगत पर आपको खर्च करना होता है। उसके लिए आपको मालिक द्वारा नकद पैसा दिया जाता है, उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं। चाहे एम्प्लॉय खर्च करे या ना खर्च करे, कम खर्च करे ज़्यादा खर्च करे, डोंट केयर, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। मनोरंजन भत्ता पहले पूरा टैक्सेबल मानकर वेतन में जोड़ देते हैं। बाद में कर्मचारी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो छूट मिलती है। तो हमें यहाँ सिर्फ छूट निकालना है, कंफर्म, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। नहीं तो हम सैलरी निकालते समय पहले मनोरंजन भत्ता जोड़ देते, बाद में छूट निकालते। हम यहाँ केवल छूट निकालने आए हैं। तो श्री RS तिवारी एक सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही छूट मिलती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए छूट मिलेगी। कितनी मिलती है? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड आर 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। ध्यान देना, यहां रूल में केवल सैलरी लिखा है, 20% ऑफ द सैलरी, लेकिन आगे ये सैलरी का मीनिंग ऑफ सैलरी अलग से लिखना होगा। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आ जाता है केवल बेसिक सैलरी, तो हम रूल में यही बेसिक सैलरी लिख देते हैं ताकि हमें एक जगह मीनिंग ऑफ सैलरी ना निकालना पड़े। तो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड आर 20% ऑफ द बेसिक सैलरी आर मैक्सिमम 5,000, मैक्सिमम 5,000। अब यहां हम देखेंगे तीनों में जो कम हो, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तीनों में जो कम होगा इक्वल एग्जम्प्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस, एग्जम्प्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, एग्जम्प्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस। चलिए अब देखते हैं। मैंने नियम आपको बता दिया कि जब कभी कर्मचारी किसी दूसरी संस्था के कर्मचारियों के साथ मीटिंग आदि के लिए जाए तो उस दूसरी संस्था के कर्मचारियों के ऊपर आवभगत पर खर्च करने के लिए मालिक द्वारा दिया जाता है। ये जितना मिलेगा पहले पूरा टैक्सेबल मानकर वेतन में जोड़ देंगे, बाद में अगर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हुआ तो छूट मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे एम्प्लॉय खर्च करे ना करे, कम करे ज़्यादा करे, लिखा ना, उसने कोई भी खर्च नहीं किया, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। पूरा टैक्सेबल मानकर हम वेतन में जोड़ चुके होंगे। तो आइए, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, मनोरंजन भत्ता कितना मिला है? 400 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता भी मिलने लगा। तो 400 रुपये मंथली मिल रहा है, तो 12 महीने मिला है 4,800। वेतन में केवल मूल वेतन, उसे 60,000 रुपये मासिक वेतन, तो वेतन 60,000 रुपये मासिक मूल वेतन है। तो 12 महीने में वेतन कितना हो जाएगा? 7,20,000, ठीक है। उसी 7,20,000 के वेतन का 20%, मूल वेतन का 20%, तो 7,20,000 का 20% मतलब 1,44,000। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? और अधिकतम 5,000, तीनों में जो कम हो। तो 4,800 कम है कि 1,44,000 कम है, 5। ये कैसे आ गया पता लगा? केवल मूल वेतन, मूल वेतन 60,000 क्वेश्चन में दिया मंथली, तो 12 महीने में हो गया 7,20,000, 7,20,000 का 20%, तो 20% आ गया 1,44,000। तीनों में कम कौन है? 4,800 के 1,44,000 की 5,000, तो तीनों में कम है 4,800। तो यही 4,800 ही एग्जेम्प्ट होगा धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत, और इतने की ही छूट मिल जाएगी। कंफर्म? तो जब हम छूट निकाल रहे होंगे लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। वहाँ पहली दी जाती है मानक कटौती, मैंने अभी बताया होती है 40,000, लेकिन अब नियमों में लिखा है 50,000, तो 50,000 की छूट। और फिर मनोरंजन भत्ता 4,800 घट जाएगा। कंफर्म? आगे अब आपको पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने होंगे। पूरे कंप्लीट क्वेश्चन यहीं से सही मायनों में सैलरी की शुरुआत होगी, ठीक है। तो चलिए हम अब सैलरी के कंप्लीट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं।
चलिए, जब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली चीज़ तो इलस्ट्रेशन 18 इम्पॉर्टेंट लिख दीजिएगा। जी, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। श्रीमती किशन प्यारी, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम बदल के आ सकता है, अमाउंट ध्यान दीजिएगा। श्रीमती किशन प्यारी एक लिमिटेड कंपनी से 20,000 रुपये मासिक वेतन, 3,500 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,500 मंथली है, पा रही हैं। उसे 1,200 रुपये मासिक सवारी भत्ता। होल्ड ऑन, मैंने कहा है सवारी भत्ता कई नियम मिला है, इंग्लिश पकड़ो। इंग्लिश में दिया है कॉन्वीनियंस अलाउंस, उस सीमा तक कर मुक्त होता है, ठीक है, उस सीमा तक। 2 माह के वेतन के बराबर बोनस तथा 1 माह के वेतन के बराबर कमीशन भी मिल रहा है। आगे, उसने गत वर्ष में 2,000 रुपये नियोजन करके चुकाए एम्प्लॉयमेंट टैक्स। उसे कंपनी ने जयपुर में किराए से मुक्त सुसज्जित मकान भी दिया हुआ है, जिसके लिए कंपनी 90,000 रुपये वार्षिक मकान का किराया तथा 8,700 रुपये वार्षिक फर्नीचर के लिए भुगतान कर रही है। बहुत अच्छे। आगे, इस मकान के संबंध में 18,000 रुपये बिजली व पानी के व्यय हुए, वो भी कंपनी द्वारा वहन किए गए। उसे कंपनी द्वारा गत वर्ष में 300 दिन 80 रुपये प्रति भोजन की लागत का कार्यालय समय में व कार्यस्थल पर भोजन दिया गया। कंपनी ने उससे 20 रुपये प्रति भोजन वसूल किया। उपर्युक्त सूचना से श्रीमती किशन प्यारी का कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन से कर योग्य आय की गणना कीजिए। बेहतर नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन। और सैलरी के लिए मैंने आपको बताया था कि अभी हम सब्जी काट रहे हैं, सारे नियम अलग अलग बिखरे हुए मिले, अब सबको हमें एक साथ एक सूत्र में एक माला में पिरोना है। तो आइए, क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं इलस्ट्रेशन 18, क्वेश्चन में कहा है कंपुटेशन ऑफ, हमें सैलरी निकालनी, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेस किशन प्यारी, ऑफ श्रीमती किशन प्यारी, ठीक है ना, किशन भाई यश है, प्रोनाउंसिएशन है किशन प्यारी। हम ये ना भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, केवल लिख देते कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, वहीं पे बात खत्म हो जाती। तो यहाँ हमने लिख दिया कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्रीमती किशन प्यारी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए हम निकालने चल रहे हैं। कंफर्म 2020 एंड 2021। तो चलिए, सैलरी निकालने का सही तरीका क्या है, सिर्फ इतना कि जितनी चीज़ें टैक्सेबल हों जोड़ते चलेंगे, जितने एग्जेम्प्ट हों छोड़ते चलेंगे, जो परक्विजिट्स दिए गए होंगे उनका हम वैल्यूएशन कर लेंगे, बस इतना ही काम है। आसान ही तो है। तो देखिए, तो श्रीमती किशन प्यारी एक लिमिटेड कंपनी से 20,000 रुपये मासिक वेतन, अब एक एक चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। बेसिक सैलरी, उन्हें सबसे पहले बेसिक सैलरी मिल रही है, वो भी 20,000 रुपये मंथली, तो 12 महीने में वेतन मिल रहा है 2,40,000। कहीं कोई दिक्कत? 2,40,000 रुपये वेतन मिल गया, टैक्सेबल होता है, जोड़ दिया। आगे, उसे 3,500 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए अभी आपने नियम पढ़ा, पहले पूर्णतया कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, बाद में अगर कर्मचारी सरकारी हुआ तो छूट मिलती है।
तो सरकारी हैं कि नहीं है ये हम बाद में सोचेंगे, पहले तो पूरा टैक्सेबल मानकर वेतन में जोड़ देंगे। कितने रुपए आया? 42,000। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? 2 लाइन क्लियर? मूल वेतन बेसिक सैलरी टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल मानकर वेतन में जोड़ दिया गया। बाद में अगर कर्मचारी सरकारी होगा तो छूट मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें 1,200 रुपये मासिक सवारी भत्ता मिलता है, कॉन्वीनियंस अलाउंस। कॉन्वीनियंस अलाउंस तो कॉन्वीनियंस में हमने पढ़ाया है कि जिस कार्य विशेष के लिए दिया गया है अगर उसी कार्य के लिए खर्च कर दिया जाए तो जितना खर्च कर दिया जाएगा उस सीमा तक कर मुक्त होगा। मतलब जिस कार्य के लिए दिया गया है उसी कार्य के लिए आप जितना खर्च कर देते हैं उतना एग्जेम्प्ट, अगर कुछ बच जाता है तो टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। तो एक नियम, जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि क्वेश्चन में दिया हो और कुछ लिखा ना हो तो हम ये मानेंगे कि जिस काम के लिए दिया गया है उसी काम के लिए ये पूरा खर्च कर दिया गया, मतलब एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अगर बचा होगा तो स्पष्ट सूचना उसकी निकल के आएगी और फिर उस पर हमें टैक्स के लिए जोड़ना होगा। याद रहेगा? फिर से जान लीजिए, कॉन्वीनियंस अलाउंस जिस काम के लिए दिया गया उसी काम के लिए जितना खर्च कर देंगे उतना करमुक्त, अगर कुछ बचा लिया तो टैक्सेबल। यहाँ स्पष्ट कोई सूचना नहीं दी है कि कितना खर्च हुआ है तो हम ये मानेंगे पूरा खर्च हो गया है। बाकी जो शेष बचेगा वो टैक्सेबल होता है। तो जब हमने मान लिया कि पूरा खर्च हो गया तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा, एग्जेम्प्ट। आगे बढ़ गए। 2 माह के वेतन के बराबर बोनस। 1 महीने का वेतन है 20,000 तो 2 माह के वेतन के बराबर बोनस मतलब 40,000। 1 माह के वेतन के बराबर कमीशन, ये सब टैक्सेबल होते हैं भैया। कमीशन 1 माह के वेतन के बराबर मतलब 20,000। आगे, उसने गत वर्ष में 2,000 रुपये नियोजन करके चुकाए, ये तो बाद में छूट मिलेगी। आगे, उसे कंपनी में एक किराए से मुक्त सुसज्जित मकान भी दिया हुआ है। ये मेरा अपना मानना है कि रेंट फ्री हाउस सबसे बाद में निकालना बेहतर होता है, कारण अभी आगे फैसिलिटी भी दी गई हैं। हालांकि यहाँ तक से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम एक बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अभी आप इसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसे कंपनी ने जयपुर में एक किराए से मुक्त सुसज्जित मकान भी दिया हुआ है, जिसके लिए कंपनी ने 90,000 रुपये वार्षिक मकान का किराया और 8,700 रुपये वार्षिक फर्नीचर के लिए भुगतान कर रही है। फिर आगे कह रहे हैं, इस मकान के संबंध में 18,000 रुपये बिजली व पानी के व्यय भी कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। अब रुकिए, इनको बिजली व पानी की सुविधा मिली है। मैंने नियम पढ़ाया है, मुफ्त गैस बिजली व पानी की सुविधा। अगर मालिक अपने कर्मचारी को गैस बिजली व पानी की सुविधा देता है तो सबसे पहले आप ये देखिएगा वो कर्मचारी कैसा है, सामान्य कर्मचारी है कि विशिष्ट कर्मचारी है। अगर वो विशिष्ट कर्मचारी है तो ये सुविधाएं टैक्सेबल, ठीक है, और अगर वो सामान्य कर्मचारी है तो ये सुविधाएं एग्जेम्प्ट। यहाँ देखिए ज़रा, क्या वो संचालक के पद पर हैं? नहीं। क्या नियोक्ता कंपनी के उन्होंने 20% या उससे अधिक समतांशों को खरीदा है? नहीं। लेकिन श्रीमती किशन प्यारी की गत वर्ष की समस्त मौद्रिक प्राप्तियां, ऑल मॉनेटरी रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर 50,000 से ज़्यादा है। यहाँ 2,40,000, 2,82,000, 3,22,000, 3,42,000 हो चुका है। तो इनकी समस्त मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये विशिष्ट कर्मचारी हैं। अब अगर ये स्पेसिफिक एम्प्लॉई हैं तो फिर गैस बिजली पानी टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इस मकान के संबंध में 18,000 रुपये बिजली व पानी के व्यय हुए, ठीक है। बिजली व पानी के व्यय भी कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। तो 18,000 रुपये बिजली व पानी, इलेक्ट्रिक एंड वाटर
18,000 रुपये बिजली व पानी के व्यय हुए हैं, पूरा टैक्सेबल। लेकिन ये फैसिलिटी में आता है उसे कंपनी, तो ये नियम क्लियर हो गया ना कि ये विशिष्ट कर्मचारी हैं। आप नोट में लिखेंगे कि श्रीमती किशन प्यारी की गत वर्ष की समस्त मौद्रिक प्राप्तियां 18,000 रुपये 50,000 रुपये से अधिक हैं, इसलिए ये विशिष्ट कर्मचारी हैं। और अगर ये विशिष्ट कर्मचारी हैं तो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा, इनके लिए सुविधाएं पूरी पूरी टैक्सेबल होंगी। उसे कंपनी द्वारा गत वर्ष में 300 दिन के लिए लंच मिल रहा है। कितने रुपए का? 80 रुपये लागत का भोजन मिल रहा है, जिसके लिए कंपनी इनसे 20 रुपये प्रति भोजन वसूल भी करती है। तो 80 रुपये लागत का भोजन मिल रहा है, तो भोजन पे नियम पढ़ाया है 50 रुपये तो एग्जेम्प्ट होता है। तो मतलब टैक्सेबल की लिमिट में इनके लिए कितना रुपया पहुंचा? 30 रुपये, जिसमें से कंपनी द्वारा इनसे वसूल लिया गया है कितने रुपए? 20 रुपये। मतलब एक दिन का भोजन इनके लिए कितना टैक्सेबल होने जा रहा है? 10 रुपये। ठीक है, कितने रुपए टैक्सेबल होने जा रहा है? 10 रुपये। और इनको ये भोजन कितने दिनों के लिए दिया गया है? 300 दिन के लिए दिया गया है। उसे कंपनी द्वारा गत वर्ष में 300 दिन के लिए भोजन दिया गया। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, 80 रुपये का भोजन है, जिसमें से 50 रुपये तो एग्जेम्पशन मिलती है, 20 रुपये इनसे वसूले गए हैं, मतलब टैक्सेबल केवल 10 रुपये हुए एक दिन का, और 300 दिनों का मिला है, मतलब टोटल कितने रुपए का हो गया भोजन? 3,000 का। आगे फिर अब केवल एक चीज़ बचा है, रेंट फ्री हाउस। तो चलिए रेंट फ्री हाउस निकालते हैं। रेंट फ्री हाउस कैसे? इधर आते हैं। तो भैया वर्किंग नोट, सैलरी कुछ है ही नहीं, सिर्फ वर्किंग नोट होता है। वर्किंग नोट किसका? रेंट फ्री हाउस का। वर्किंग नोट रेंट फ्री हाउस। तो जब भी आपको रेंट फ्री हाउस निकालना हो, बताया है सबसे पहले आप देखिएगा कर्मचारी कैसा है, सरकारी या अन्य। ये श्रीमती किशन प्यारी एक लिमिटेड कंपनी में है, तो कंपनी के कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी नहीं कहते। ठीक है, चाहे वो लिमिटेड कंपनी ही क्यों ना हो। खत्म। तो मतलब ये अदर एम्प्लॉय हैं, अदर एम्प्लॉय। अब अगर ये अदर एम्प्लॉय हैं तो मैंने रेंट फ्री हाउस में भी 2 नियम फिर से बताया है। पहले रेंट फ्री हाउस निकालना हो 2 पार्ट में टूट जाएगा, सरकारी कर्मचारी, अन्य कर्मचारी। ये अन्य कर्मचारी है, अदर एम्प्लॉय। वो 2 पार्ट में टूट जाएगा जब मकान नियोक्ता का हो, जब मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया हो। यहाँ साफ तौर पर लिखा है उसे कंपनी ने जयपुर में एक किराए से मुक्त सुसज्जित मकान दिया है, जिसके लिए 90,000 रुपये वार्षिक मकान का किराया चुकाती है कंपनी। मतलब किराए पर लेकर दिया है मकान, नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया है, नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया है। अगर मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया है, मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया है, ठीक, चलिए मान लिया। जब मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया है तो 2 नियम, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड। यहाँ साफ तौर पर लिखा है सुसज्जित मकान दिया है, मतलब फर्निश्ड हाउस। ये पूरा रूल हम पढ़ा चुके हैं बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे रेंट फ्री हाउस के लिए 2 प्रकार के कर्मचारी, सरकारी या अन्य। यहाँ अन्य आया। फिर देखेंगे मकान नियोक्ता का है, किराए पर लेकर दिया है, मकान किराए पर लेकर दिया है। फिर 2 नियम, अनफर्निश्ड या फर्निश्ड, तो यहाँ फर्निश्ड दिया है। फिर उसमें भी कितने नियम आ जाते हैं, ऐसे वैल्यूएट होता है 15% ऑफ द सैलरी, 15% ऑफ द सैलरी, और ध्यान देना वेतन का 15% अथवा 15% ऑफ द सैलरी, और रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया, दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज लेस, इक्वल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। और जब वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस आ जाएगा प्लस, अगर सुविधा खरीद के दी जाएगी तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर सुविधा खरीद के दी जाएगी तो
कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और अगर किराए पर लेकर दी जाएगी तो पूरा किराया, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। कंफर्म। तो चलिए यहाँ हम वैल्यूएट करते हैं। ये आपके समझने के लिए यहाँ निकाल लेते हैं। इनके लिए सैलरी क्या होगा, मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी। इतने तक कहीं कोई दिक्कत हो भाई, रूल तो याद करना ही होगा। वर्किंग नोट आ गया। रेंट फ्री हाउस, अदर एम्प्लॉई है। दो नियम, जब मकान नियोक्ता का हो, जब मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया हो। तो यहाँ साफ तौर पर कहा है मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया है। अनफर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस, तो यहाँ फर्निश्ड हाउस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 15% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कितना किराए पर लेकर दिया है ज़रा देखिए। उसे कंपनी में जयपुर से एक किराए से मुक्त सुसज्जित मकान दिया हुआ, जिसके लिए कंपनी 90,000 रुपये वार्षिक मकान का किराया चुकाती है। वेतन का 15%, तो सबसे पहले वेतन। तो यहाँ रेंट फ्री हाउस के लिए वेतन क्या होता है, मूल वेतन। महंगाई भत्ता केवल उतना जितना सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो, डियरनेस अलाउंस, सारे टैक्सेबल अलाउंस, बोनस, कमीशन, जितनी चीज़ें मनी में मुद्रा में मिलती हैं वो सब, लेकिन कोई फैसिलिटी यहाँ शामिल नहीं करते। ठीक है, कोई भी फैसिलिटी शामिल नहीं करते, प्रोविडेंट फंड शामिल नहीं करते, और एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी भी शामिल नहीं करते। तो बेसिक सैलरी शामिल करेंगे, इंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है, शामिल करेंगे। देखते चलिए, ये शामिल होगा, ये शामिल होगा, बोनस शामिल होगा, कमीशन शामिल होगा। बोनस 40,000, कमीशन 20,000। ये फैसिलिटी है, शामिल नहीं होगा, ये फैसिलिटी है, शामिल नहीं होगा, ये फैसिलिटी है, शामिल नहीं होगा। कंफर्म। तो कितनी चीज़ें, 2,40,000, 42,000, 40,000, 20,000, टोटल आ गया 3,42,000। 3,42,000 का 15%, 3,42,000 सैलरी आई, 3,42,000 का 15%। ठीक है, तो 3,42,000 का 15%, 51,300, 51,300। दोनों में कम कौन है, 51,300 या 90,000? 51,300। वही वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस हुआ। अगर इन्हें असुसज्जित मकान दिया गया होता तो 51,300 उसकी वैल्यू, लेकिन इन्हें असुसज्जित मकान नहीं दिया गया, फर्निश्ड हाउस। मालिक इनको सुविधा भी दे रहा है। अगर वो सुविधा खरीद के दी गई है तो उसकी लागत का 10%, लेकिन इन्हें यह सुविधा किराए पर लेकर दिया है और मालिक उसके लिए कितना किराया देता है, 8,700, वो भी जुड़ जाएगा। मतलब इनके लिए मकान का मूल्य कितना बना, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। कन्फर्म। तो भाई एक काम आप करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटा देंगे। बिल्कुल आप ले चुके होंगे, हम मिटाते हैं। बहुत अच्छे, मीनिंग ऑफ सैलरी हम मिटा देंगे। चलिए इतना तो मिल गया। अब ये जोड़ देंगे तो इसे ग्रॉस सैलरी कहा जाता है, इसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं। चलिए अब जोड़ते हैं। तो भाई 3,42,000 तो यहाँ तक हो ही चुका था। 3,42,000 प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000, टोटल आ गया 4,23,000। ठीक है, फिर हम छूट घटाएंगे, छूट, लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, धारा 16 के अंतर्गत छूट घटाई जाएगी। धारा 16 के अंतर्गत सबसे पहली छूट आएगी मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती। अब यही हमने नियम पढ़ाया। नियमों में अभी भी लिखा है 40,000, बुक में मिल जाएगा ऊपर मोटी हेडिंग में, लेकिन नीचे पतली हेडिंग में आपको मिल जाएगा कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अब ये कितनी तक मिलेगी, 50,000 रुपये तक मिलेगी। तो हम 50,000 दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ गए। मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती तो मनोरंजन भत्ते की भी छूट मिल जाती। कैंसिल हो गई। नियोजन कर चुकाया है, दो नियम। क्या एम्प्लॉयमेंट टैक्स एम्प्लॉय ने दिया या एम्प्लॉयर ने?
अगर एम्प्लॉय ने दिया तो सिर्फ घटेगा, और अगर एम्प्लॉयर ने दिया तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। तो यहाँ कर्मचारी ने दिया है, ठीक है, तो इन्होंने 2000 रुपये नियोजन करके चुकाए एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स 2000 रुपये घट जाएंगे तो 52,000 रुपये घट जाएगा, ठीक है। तो 4,23,000 में से 52,000 रुपये घट जाएंगे, बचेंगे 3,71,000 रुपये, और यही 3,71,000 रुपये टैक्सेबल सैलरी, ठीक है, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी किशन प्यारी के लिए कंफर्म। तो आपको सैलरी ऐसे ही वैल्यूएट करना होगा, और ये इनकम फ्रॉम सैलरी का एक कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए, ठीक है। हम भाई अगर एक दिन में 3 लगाएं या 5 लगाइए तब बात बनती है। तो चलिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो पहले इसे हम मिटाते हैं। कैलकुलेटर अलाउड है तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे, और वर्किंग नोट ऐसे ही बनाना। अच्छा, इसमें वर्किंग नोट और क्या बनाया जा सकता है? एक तो वर्किंग नोट आप दिखाएगा ये विशिष्ट कर्मचारी हैं क्योंकि इनकी समस्त मौद्रिक प्राप्तियों का योग 50,000 रुपये से ज़्यादा है, और जब विशिष्ट कर्मचारी हैं तो ये इलेक्ट्रिक एंड वाटर टैक्सेबल होगा। और एक वर्किंग नोट इसके लिए दिखाया जाएगा ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक वर्किंग नोट आप इधर इसके लिए दिखा दिया, एक वर्किंग नोट इसके लिए दिखा दिया, एम्प्लॉयमेंट टैक्स कर्मचारी ने दिया है, एक वर्किंग नोट इसका, ठीक है। आगे बढ़ गए। हेडिंग नहीं मिटा रहे, नाम बदल देते हैं, ठीक है। सैलरी तो अब सैलरी ही सैलरी निकालनी है, हर क्वेश्चन में सैलरी ही निकालनी है, तो हेडिंग नहीं मिटा रहे, ठीक है। चलिए, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये चारे का मिल जाए तो बढ़िया बात बने। आप रेंट फ्री हाउस का सीख गए, अगला क्वेश्चन हम HRA की ख्वाहिश में बैठे हैं। तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, यस। आइए देखते हैं। मिस्टर पी को 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, बहुत अच्छे, टैक्सेबल। उसको वेतन के 10% बराबर महंगाई भत्ता मिलता है, टैक्सेबल। एक सेकंड बेटा, महंगाई भत्ता पूरा टैक्सेबल होता है चाहे एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो, सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो, पूरा टैक्सेबल होता है। महंगाई भत्ता उसको वेतन के 10% के बराबर महंगाई भत्ता, और 5,000 रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता। ये हुई ना बात, मुझे इसी क्वेश्चन की तलाश थी, ये HRA मिले। तो इन्हें 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन, फिर आगे कहा है वेतन का 10% महंगाई भत्ता, और मकान किराया भत्ता भी मिलता है। कितने रुपए? 5,000 रुपये प्रतिमाह। 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रॉक्टर भत्ता भी मिलता है, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। 2019-20 में गत वर्ष में वो 3 माह के लिए भारत के बाहर रहा था, और इस अवधि में वेतन तथा भत्ता उसको भारत के बाहर ही दिया गया। इस अवधि में वेतन तथा भत्ता उसको भारत के बाहर ही दिया गया। क्या ये सरकारी कर्मचारी हैं? क्या ये सरकारी सेवा के लिए भारत के बाहर थे? अगर हाँ, तो जो भारत के बाहर भत्ता मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन वेतन तो टैक्सेबल होगा पूरे 12 महीने का, ठीक है। आगे बढ़ गए। और ये भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, क्वेश्चन में ऐसा कहीं कोई मेंशन नहीं है, तो भत्ते कर योग्य होंगे।
जितने दिन वो भारत के बाहर रहा उतने दिन का उनको प्रॉक्टर भत्ता मिला ही नहीं। मतलब केवल कितने महीने का मिलेगा? 9 महीने का। उसने अपने निवास के लिए प्रयुक्त मकान किराया 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मिल दिया। उसके पास अपना एक स्कूटर भी है जिसको वह भारत में अपनी सेवा के संबंध में प्रयोग करता है, जिसके लिए उसे कोई सवारी भत्ता नहीं मिला है। तो नहीं मिला है तो बात खत्म है। तो चलिए हम वैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर पी, ध्यान देना पूरी बात, 30,000 रुपये उनको वेतन मिला। वेतन का 10% उनको महंगाई भत्ता मिला। 5,000 रुपये उनको मनोरंजन भत्ता 5,000 रुपये मकान किराया भत्ता मिला। 5,000 रुपये मकान किराया भत्ता मिला। 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रॉक्टर भत्ता मिला। वो 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से अपने निवास के लिए प्रयुक्त मकान के किराए के 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से उन्होंने मकान का किराया दिया। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे और कुछ कहा नहीं है, ठीक है। चलिए हम एक तरफ से वैल्यूएट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या कहा है? मिस्टर पी को 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन, वेतन का 10% महंगाई भत्ता, 5,000 रुपये इन्हें मकान किराया भत्ता मिलता है और ये कुछ समय के लिए भारत से बाहर रहे हैं, 3 महीने के लिए। जब ये भारत से बाहर रहे हैं तो इन्हें वेतन और भत्ते वहीं मिले हैं, लेकिन वो टैक्सेबल होंगे। क्यों? वेतन तो हमेशा टैक्सेबल होता है, लेकिन भत्ते एग्जम्प्ट हो जाते अगर ये सरकारी कर्मचारी होते तो, है नहीं, इसलिए भत्ते टैक्सेबल होंगे, एग्जम्प्ट नहीं होंगे। चलिए हम एक तरफ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इनको मिली है 30,000 रुपये प्रतिमाह। 12 महीने में बेसिक सैलरी मिल जाएगी 3,60,000। फिर उसके बाद आगे कहा है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। महंगाई भत्ता वेतन का 10% एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो वेतन 3,60,000 तो 10% 36,000। कहीं कोई दिक्कत? मूल वेतन तो पूरा टैक्सेबल। महंगाई भत्ता 3 महीने के लिए भारत के बाहर मिला है, लेकिन टैक्सेबल होगा। सरकारी कर्मचारी को अगर मिलता तो एग्जेम्प्ट होता। ये सरकारी कर्मचारी नहीं है इसलिए टैक्सेबल होगा। और आगे कहा है 5,000 रुपये प्रतिमाह एचआरए मिलता है। एचआरए तो अभी हम वैल्यूएट कर लेंगे। और 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रॉक्टर भत्ता मिलता है, प्रॉक्टर अलाउंस। 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रॉक्टर भत्ता मिलता है और जितने महीने भारत के बाहर रहे हैं उतने महीने का प्रॉक्टर भत्ता मिला ही नहीं है। तो मतलब कितने महीने प्रॉक्टर भत्ता मिलेगा? केवल 9 महीने का, इसलिए 9 महीने का टैक्सेबल हुआ। पूरी बात समझ में आ गई? मूल वेतन पूरा टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस पूरा टैक्सेबल 10% ऑफ सैलरी। सैलरी 3,60,000, उसका 10% 36,000। मकान किराया भत्ता मिला, अभी हम निकालेंगे। प्रॉक्टर अलाउंस मिला है, प्रॉक्टर अलाउंस मिला है 9 महीने का। 3 महीने ये भारत के बाहर रहे हैं तब इन्हें प्रॉक्टर अलाउंस नहीं मिला, ठीक है। भत्ते करमुक्त नहीं होंगे क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अब इनके लिए केवल और केवल एक चीज़ हमें वैल्यूएट करना है, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। हाउस रेंट अलाउंस इनको मिला है 5,000 रुपये प्रतिमाह, 5,000 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने के लिए मिल गया है 60,000। लेकिन आपने नियम पढ़ा है, जितना करमुक्त होगा उतना घटा देंगे, बाकी तो टैक्सेबल है ही। तो चलिए हम करमुक्त मकान किराया भत्ता निकालेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट हम निकालेंगे एग्जम्प्ट एचआरए। क्या निकालेंगे? करमुक्त मकान किराया भत्ता। तो जब एचआरए निकालना हो तो आपने रूल पढ़ा है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड और रेंट पेड बाई एम्प्लॉई माइनस 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ द
सैलरी। आर, 4 महानगरों में अगर मकान मिला हो तो 50%, 4 महानगरों के अलावा हो तो 40%। यहाँ शहर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम कितने परसेंट मानेंगे? 40% ऑफ द सैलरी, 40% ऑफ द सैलरी। व्हिच एवर इज लेस, व्हिच एवर इज लेस इक्वल एग्जाम्प्ट HRA। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको मकान किराया भत्ता मिले इसी तरीके से आप वैल्यूएट करते हैं। कैसे? पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड आर रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ द सैलरी आर 40% ऑफ द सैलरी। तीनों में जो कम हो वही उतना कर मुक्त होगा। तो यहाँ हम एक तरफ से देखते हैं एक्चुअल HRA रिसीव्ड, इनको मकान किराया भत्ता कितना मिला? 5,000 रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता मिला। पहले रुक जाए, मीनिंग ऑफ सैलरी हमें क्या निकालना होगा? मीनिंग ऑफ सैलरी। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में यहाँ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस तब आता है जब एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है। डियरनेस पे आता है और कमीशन ऑन सेल आता है। क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया है 3,60,000। डियरनेस अलाउंस एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। डियरनेस पे दिया नहीं है और कमीशन ऑन सेल दिया नहीं है, तो केवल और केवल वेतन कितना आएगा? 3,60,000। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूएट करता है। तो एक्चुअल ही HRA रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त मकान किराया भत्ता, इन्हें 5,000 रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता मिला है। तो 12 महीने में मिला है 60,000। इन्होंने अपने मकान के किराए के रूप में कितने रुपए चुकाए? अपने मकान के लिए प्रयुक्त किराया 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया, गुणे 12 माइनस वेतन का 10%। तो वेतन है 3,60,000 का 10% 36,000। कन्फर्म? तो 4,000 3,60,000 का 10% करके लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए 4,000 का 12 से गुणा हुआ 48,000 और 3,60,000 का 10% 36,000। 48,000 में से 36,000 निकल गए 12,000। यहाँ 3,60,000 का 40%, 3,60,000 का 40%, 3,60,000 का 40%, 1,44,000। अब बताइए तीनों में कम कौन है? 60,000, 12,000, 1,44,000। तो तीनों में कम है 12,000, वही उतना एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ जितना मिला है उसमें से लेस एग्जेम्प्ट HRA, उतना इतना छोटा क्वेश्चन वर्किंग नोट इतना बड़ा, यहाँ आ जाएंगे एग्जेम्प्ट HRA। करमुक्त मकान किराया भत्ता 12,000 घटा दिया, बचा 48,000 टैक्सेबल। ठीक है, इनका अपना एक स्कूटर है, उसे ये ऑफिस के कामों में रखते हैं, लेकिन मालिक से उसके लिए इनको कोई भत्ता नहीं मिला। तो जब मालिक से उसके लिए इनको कोई भत्ता नहीं मिला तो वहीं पे ख़त्म है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी। चलिए जोड़ लगाते हैं। 3,60,000, 36,000, 9,000, 48,000, टोटल आ गया 4,53,000। ठीक, यहाँ तक भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेस डिडक्शन, डिडक्शन छूट, वो भी धारा 16 की अंडर सेक्शन 16। पहली छूट कौन सी दी जाएगी? मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, पहले 40,000 थी, मैंने आज के नियम में बताया कि आप कितना, अब इसे 2020-21 के लिए 50,000 पहुँचाया है। तो 2020-21 के लिए हम 50,000 लिखेंगे। तो 50,000 सरकारी कर्मचारी होता तो मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती, लेकिन इन्हें मनोरंजन भत्ता तो मिला ही नहीं है, तो छूट का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, और नियोजन कर इन्होंने चुकाया नहीं है, तो केवल कितनी छूट मिली? 50,000 घट गया 4,03,000 रुपये। कन्फर्म? तो ये 4,03,000 रुपये की इनको छूट, 4,03,000 रुपये ही इनके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। ठीक है,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए घर से लगाने के लिए, मिस्टर ए 18,000 रुपये प्रतिमाह वेतन तथा वेतन का 10% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अच्छी बात है। उसे 8,000 रुपये प्रतिवर्ष मनोरंजन भत्ता भी मिल रहा है। पूरा टैक्सेबल मानकर वेतन में जोड़ देंगे। सरकारी कर्मचारी होंगे तो छूट, वैसे ये सरकारी कर्मचारी दिख नहीं रहे इसलिए छूट नहीं मिलेगी। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में 3 माह के वेतन के बराबर बोनस, और उसे एक कस्बे जिसकी जनसंख्या 4 लाख से कम है, तो रेंट फ्री हाउस निकलेगा, जनसंख्या 10 लाख से कम है तो वेतन का 7.5%, और में एक असुसज्जित मकान भी मिला हुआ है जिसका उचित किराया 5,000। उचित किराया दिया मतलब मकान मालिक है, मालिक ही मकान अपना स्वयं का मकान दे रहा है। ठीक है। गत वर्ष 19-20 से संबंधित वेतन शीर्षक में कर योग्य आय की गणना कीजिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, आप उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन चलिए आप इतना प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके लिए काफ़ी होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको एक दिन में 4 क्वेश्चन अगर टारगेट बनते हैं तो बहुत है। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पा सकते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।